वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर सेकंड भारत के संविधान में अधिकार का भाग 5 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, आप वहां से आके चेक कर सकते हैं ताकि आपको पार्ट 5 समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकने वाले अधिकार। तो हम बात करते हैं डीपीएसपी है क्या बेसिकली। जैसे कि हमने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था, डीपीएसपी 3 तरह के होते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ये वो तत्व है जो व्यक्ति अपने आप करता है, यानी सरकार द्वारा बाध्य नहीं होते। अगर व्यक्ति को अच्छा लगता है तो व्यक्ति करता है, कहीं ना कहीं आप इसे कर्तव्य से जोड़ के देख सकते हो। हालांकि हमने इसे आगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर करके ढंग से बाइफर्केट करा हुआ है, उसे वहां पे हम भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखते हैं क्या है, क्या लक्ष्य नीति निर्देशक तत्वों का देखते हैं। निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शक होते हैं, यानी ये वो सिद्धांत होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, विधानमंडलों और कार्यपालिका को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके अतिरिक्त वह न्यायालयों के लिए भी प्रकाश, यानी न्यायालयों को भी ये बताते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करने हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो एक अच्छा नीति निर्देशक तत्व है जिसके माध्यम से क्या होता है, ये बताया जाता है कि मेल फीमेल दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य है। निर्देशक सिद्धांत राज्य के दायित्व निर्धारित करते हैं। ये दायित्व है प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जो वो चाहता है, अर्थात व्यक्ति को निर्वाह योग्य मजदूरी देना, मानवीय परिस्थितियों को अच्छा करना, बच्चों को शिक्षा देना, स्वच्छ वातावरण देना, सामान्य न्याय देना। तो ये वो सारी चीज़ें जो डीपीएसपी द्वारा दी जाती हैं। जैसे कि हमने बात करी, एक अच्छी सैलरी देना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा वातावरण देना, ये डीपीएसपी के अंदर चीज़ें आती हैं। देखो मौलिक अधिकार के अंदर भी शिक्षा देना आता है, लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि सरकार आपको एक अच्छा वातावरण देगी, क्योंकि सरकार तो कुछ चुनिंदा लोगों की होती है। अगर वास्तव में हम लोग ही कोशिश ना करें तो हमें एक अच्छा वातावरण कैसे मिल सकता है। अच्छा, डीपीएसपी कितने प्रकार के होते हैं? देखो नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म ईजी होती है बोलने के लिए, इसलिए हम डीपीएसपी बार बार प्रेफर करेंगे। समाजवादी होते हैं, गांधीवादी होते हैं और समतावादी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे समतावादी 2 बार रिपीट हो गया है, इसे उदारवादी कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो 3 तरह के बेसिकली डीपीएसपी होते हैं। अच्छा, ये सिद्धांत संविधान निर्माताओं के अंदर था कि भारत एक ऐसा देश हो ना जो भविष्य में आगे चल के क्या करे, अपने यहाँ एक समाज सेवी कल्याणकारी राज्य की भूमिका रखे। इसीलिए हमारे यहाँ डीपीएसपी को शामिल किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बेसिकली 9 दिसंबर 1946 को जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके अंदर डीपीएसपी की कुछ बातें करी थी। ठीक है, हालांकि इस तरह से तो उन्हें सामने नहीं रखा गया था, बट बातें करी गई थी और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिससे डीपीएसपी राज्य की कल्याणकारी नीतियों को बना सके। ठीक है, तो बेसिकली हमें याद रखना है कि डीपीएसपी राज्यों में कल्याणकारी नीतियों को बनाए जाने के लिए कार्य करता है। ओके, महत्वपूर्ण डीपीएसपी कौन कौन से हमारे पास? तो पहला, राज्य अपनी जनता के लिए आजीविकाओं के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करे। तो आपको पता होगा किसी भी स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने राज्य में रह रहे व्यक्तियों की बेसिक नीड्स को पूरा करे। स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखो हम ह्यूमन है और हम किसी भी तरह से मेल फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या कैपेबिलिटी के बेसिस पे ना किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों को दोनों सेम है। ठीक है, बच्चों और युवाओं के शोषण से रक्षा की जाए। तो देखो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अपने यहाँ के बच्चों की देखरेख करे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करे। पुरुष, स्त्री और बच्चों के आर्थिक आवश्यक ऐसे काम धंधे करने पर मजबूर ना हो जो उनकी आयु के अनुकूल ना है। जैसे कि आपको पता होगा कि वीमेंस को प्रोस्टिट्यूट के वर्क में लगाया जाता है, बच्चों को वो 14 ईयर्स के नहीं होते उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। तो ये सारे गलत कार्य हैं और इसके ऊपर राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो इन कार्यों से स्त्री और बच्चों को बचाएं। राज्य को क्या निर्देश दिया गया है कि वो लोगों के लिए क्या करे? काम का अधिकार करे, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, ठीक है, रुग्णावस्था और विकलांगता की अवस्थिति में क्या करे? राज्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करे। तो ये सारे काम राज्य के बनते हैं। देखो यहाँ से आपको पढ़ के साफ समझ आ रहा होगा, ये सारी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, दीज आर अ मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन कहने का मतलब क्या है?
कि ये वो चीज़ें हैं जो बाध्य नहीं है, आपको करना अपनी मर्जी से है। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे तो ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा उन्हें शासन की प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाए। तो आपको पता होगा कि संविधान के 11वें और 12वें संशोधन से 11वें संशोधन से पंचायत और 12वें संशोधन से म्यूनसिपैलिटी जैसी संस्थाओं को लाया गया। तो गांधी जी का ना 1948 में विजन था आज़ादी के बाद थी, गांधी जी का 1948 से आज़ादी के बाद से विजन था कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होनी चाहिए ताकि छोटे स्तर पे हम क्या करें, लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक बालक बालिकाओं को शिक्षा देगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सर्व शिक्षा अभियान है जिसकी मदद से हमारे यहाँ बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा सरकार द्वारा दी जाती है। संपूर्ण भारत में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। देखो सिविल संहिता का मतलब क्या है, सिविल यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरे भारत में एक ही समान कानून होना चाहिए और वो समान कानून पूरे व्यक्ति यानी भारत के संपूर्ण जो 135 करोड़ नागरिक है उन पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसों वालों का अलग कानून है, गरीबों का अलग कानून है, या एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पैसे वाले रहते हैं उस स्टेट के लिए अलग लॉ बना दिया, किसी ऐसे स्टेट जहाँ पे गरीब रहते हैं उनके लिए अलग लॉ बना दिया। ऐसा करना उचित नहीं है। विवाह, विच्छेद, विरासत, गोद लिए जाने और उत्तराधिकार के मामले में सभी भारतीय पर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म से हो, सभी पे समान कानून लागू हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ कहा जाता है कि कानून पैसे वालों का है, गरीबों का नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा तथा विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्मानजनक संबंध कायम करेगा। ठीक है, तो क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी जाती है और जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों को न्याय के लिए सबसे आगे रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। अच्छा, निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास क्या है, पहला देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है कि हमें पता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, जिसके बाद राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया और 1 अप्रैल से अधिसूचना जो ये गैजेट था वो लागू हो गया। जैसे कि आपको पता होगा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे भी 25% जो सीट्स होती है वो किसके लिए रिजर्व होती है, गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होती है। कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम लागू करे गए। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का प्रावधान किया गया, हॉस्टल बनाए गए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक कोटा क्रिएट किया गया। ये कोटा देखो बेसिकली क्या है, एक DPSP तो है, एक मौलिक कर्तव्य तो है, फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि अगर सरकार ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी तो रियल टैलेंट कैसे सामने आएगा, और जब तक रियल टैलेंट सामने नहीं आएगा हमारी सोसाइटी अच्छा काम कैसे करेगी, पॉसिबल ही नहीं कि हमारी सोसाइटी अच्छा काम कर ले। गरीब किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राज्य जमींदारी उन्मूलन कानून बनाएगा। तो देखो जब तक आप गरीबों को जमीन नहीं दोगे, वो खेती नहीं करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, किसी भी देश के लिए उसकी खुशहाली आ ही नहीं सकती। जैसे कि आपको पता है ना, बेसिकली हमारे यहाँ जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो बैकबोन होती है वो क्या है, फार्मिंग है, फार्मर्स है। अगर फार्मर चीज़ों को प्रोड्यूस करना ही छोड़ दे तो हम खाएंगे क्या। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, अगर वो वर्क ना करे तो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर किसी काम के ही नहीं है। यानी हम इन द सेंस मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, टर्शरी हम थर्ड सेक्टर में आते हैं। जब तक हमारे पास प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वाले कर ही नहीं सकते कुछ। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अब देश के सभी 619 जिलों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये क्या है, देखो आपने मनरेगा सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म है। तो बेसिकली मनरेगा था क्या और आज के समय भी वर्किंग है क्या। तो मनरेगा में क्या होता है कि प्रत्येक घरों में जो व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, लेबर्स टाइप होते हैं, उन्हें 100 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और ये काम सरकार का बनता है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाए ताकि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पंचायती राज व्यवस्था अब लगभग सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू है। तो आपको जैसे कि पता होगा हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट होती है। मैं एक बार बताता हूँ। देखो सबसे ऊपर हमारे यहाँ क्या आती है, यूनियन आती है, उसके बाद क्या आता है स्टेट, उसके बाद क्या आता है सबसे नीचे पंचायत। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं शहरों में। तो हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की दिशा में उठाए गए कुछ अन्य प्रमुख कदम थे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन कानून तथा 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आपको जैसे कि पता होगा हमारे यहाँ बच्चों से चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए
एक्ट लाए गए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 19 बैंक बोला आपसे, उस समय ये बैंक कितने थे? 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, और आगे चल के यही 14 बैंक किस में कन्वर्ट हो गए? 19 बैंकों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कल्याणकारी राज्यों की दिशा में उठाई गई कुछ अन्य प्रमुख कदम थे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन कानून तथा 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चों को मजदूरी से हटाया जाए, इसके लिए सरकार समय समय पर नए नए कानून लेके आई। साथ ही 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो मैं पहले यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है उससे पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद आने वाले समय में जरूरत को देखते हुए 5 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। हालांकि ये 20 बैंक थे, यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बट 2 बैंक आपस में मर्जर हो गए, जिसकी वजह से टोटल 19 बैंक रह गए। तो आज के समय 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो कोई सिंपल सी बात है, आज के समय आप सभी हम सभी अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं ना, बट 1969 से पहले ये बहुत टफ होता था। 1969 से पहले केवल उनके अकाउंट्स होते थे जो पैसे वाले लोग हैं, केवल उन्हें ट्रांजैक्शन करने दिया जाता था। साथ ही गरीबों के लिए कोई स्कीम्स नहीं होती थी। जब तक सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों का डाटा नहीं आएगा, सरकार कैसे लोगों के लिए स्कीम क्रिएट कर सकती है? तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या करा? 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, ताकि अब एक गरीब भी वास्तव में बैंक तक पहुंच सके। बट वास्तव में देखा जाए ना तो बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू हुआ था, मेरे ओपिनियन में, जो मेरे को लगा, 2014 में। आपको पता है 2014 में एक स्कीम आई थी जिसके तहत मोदी गवर्नमेंट, आपने जनधन अकाउंट सुना होगा, काफ़ी अकाउंट्स खोले गए। और वास्तव में बैंकों का नेशनलाइजेशन तो जब ही हुआ है। नेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बैंकों की सुविधाओं को सभी के लिए खोल देना, बल्कि नेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि वास्तव में सभी द्वारा बैंकों की सुविधाओं का फायदा उठाना। अच्छा, बेसिकली मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक का मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, संविधान चाहे तो हमारे अधिकारों की कटौती कर सकता है, हमसे हमारे अधिकारों को छीन सकता है। सेकंड, डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक है, कभी भी हमसे संविधान, सरकार हमारे डीपीएसपी को हमसे छीन नहीं सकते। ये न्यायोचित है। ठीक है, इनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हम इनके लिए न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। अगर हमसे डीपीएसपी छीने जाते हैं तो हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। जो मौलिक अधिकार है वो लोकतंत्र और राजनीति की बातें करता है, वहीं जो डीपीएसपी है वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जैसे कि पता होगा डीपीएसपी मानव कल्याण की बातें करता है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति कल्याण की बातें करता है अधिकारों के साथ। ये कानूनी रूप से माने जाते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो कानूनी रूप से प्राप्त है, और जो डीपीएसपी है वो नैतिक रूप से प्राप्त है। यानी हम सोच में रखते हैं डीपीएसपी को, बट मौलिक अधिकार को हम वास्तविकता में रखते हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, और जो डीपीएसपी है ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है। जो फंडामेंटल राइट है वो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल की बातें करता है, डीपीएसपी पूरी सोसाइटी और पूरी कम्युनिटी की बातें करता है। फंडामेंटल राइट, इन्हें लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू है। तो देखो, जैसे आपको पता है अगर आपके मौलिक अधिकार छिन जाते हैं तो आपको ना इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के तहत आपके पास क्या 5 प्रकार के रिट है। याद है हमने रिट को प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमारे पास मैंडेमस है, ठीक है, हीवियस कॉर्पस है, प्रोविएशन है, क्यो वारंटो है, सर्चोरी है। 5 प्रकार के रिट है। अगर हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। अगर डीपीएसपी में, पहली बात तो देखो, ये अधिकार कानून द्वारा लागू ही नहीं होते, और जब कानून द्वारा लागू ही नहीं होंगे तो कानून द्वारा हमसे छीने भी क्यों जाएंगे, है ना। तो इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं होती हमारे पास। ओके, मौलिक अधिकार, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। तो देखो, अगर कुछ भी ऐसा होता है ना जो गलत है, जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, तो मौलिक अधिकार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, हाई कोर्ट आएगा, संविधान देखेगा और उन अधिकारों को व्यक्ति को दोबारा प्राप्त करवा देगा। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। देखो, डीपीएसपी में क्या होता है, किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें
निर्देश तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल से आप इजीली समझोगे। आपने देखा होगा दिल्ली में स्कीम 3 बार शुरू हुई थी, ओड इवन स्कीम कहते हैं। ओड इवन का मतलब क्या है? ओड का मतलब जैसे आपके नंबर होते हैं ना 1, 3, 5, 7, ठीक है, और इवन का मतलब क्या होता है 2, 4, 6। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि ओड डेज पे ओड गाड़ी और इवन डेज पे इवन गाड़ी चलती थी दिल्ली के अंदर। ऐसा इसलिए ताकि पॉल्यूशन खत्म हो सके। अब एक बात हो, क्या ऐसी स्कीम किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी थी? नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि इसकी नीड दिल्ली में थी। अगर मान के चलो ये स्कीम शुरू करी जाती दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा और इससे बेसिकली पर्यावरण पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो गवर्नमेंट क्या कहती कि हमने स्कीम को शुरू किया था, प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस पर हाईकोर्ट बीच में इंटरवेन करके बोलता कि आपने स्कीम फिर शुरू ही क्यों करी जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ, अगर लोगों का लॉस हुआ है तो। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि डीपीएसपी का सिंपल सा मतलब है आप इसे अप्लाई करके देखते हो कि इससे मानव कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा। यानी डीपीएसपी जब हम अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलता है कि वो ठीक था या गलत था। बट फंडामेंटल राइट हम पहले अप्लाई करने से पहले डिसाइड करते हैं कि वास्तविकता में उसकी जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इस पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। डीपीएसपी पे सरकार की जिम्मेवारी नहीं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए अच्छा करें। ठीक है, तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.